Hello students, today we discuss about part 3 menstrual cycle. Part 1 part 2 में अपन ने देखा था ड्यूरिंग menstrual cycle हार्मोनल चेंजेस ग्राफ के थ्रू. अब दूसरा अपन चेंज देखते हैं कि यूटेरस में क्या चेंज होते हैं जिससे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और इस चेंजेस के लिए हार्मोन्स ओवरी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो बेसिकली कितने हार्मोन्स हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में? 4. FSH, LH ये एंटी पिट्यूटरी के हार्मोन्स थे. FSH, LH का फंक्शन किस पर था? ओवरी के अंदर, ग्रेफिन फॉलिकल के मैच्योरेशन तक एंड ओवुलेशन तक. देन FSH, LH के बाद में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ओवरी से सीक्रेट हुआ, उसका इफेक्ट था यूटेरस पर. तो जैसा अपन ने देखा था मेंस्ट्रुअल साइकिल में, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक ग्राफ, एक अपन साइकिल के थ्रू इसको दोबारा फिर से देखते हैं. इस साइकिल में अपन ने कहा था फर्स्ट ये साइकिल 28 डेज की साइकिल, और 28 डेज की साइकिल में फर्स्ट जो अपने फेजेस की बात की तो देखिए 1 to 1 to 5 days and then up to 14 days and from 14 to 28 days. तो ये जो साइकिल है, इस साइकिल में डेज का इंपॉर्टेंट इफेक्ट है. तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये वाली फेज. देखिए दिस वन इज द मेंस्ट्रुअल फेज, दिस इज प्रोलिफरेटिव फेज. प्रोलिफरेटिव फेज पीपी, प्रोलिफरेशन होता है, मैच्योर होते हैं फॉलिकल. एंड दिस वन इज द सेकेंडरी फेज. अब इन फेजेज में चेंजेस ड्यू टू द हार्मोन क्या क्या होगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. तो यहां अपन देखते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज. अब इस मेंस्ट्रुअल फेज में 1 to 5 डेज देखिए, तो ये मान के चले अपन ये सेकेंड डे एंड थर्ड डे एंड फोर्थ एंड फिफ्थ डे. फर्स्ट 1 to 3rd और 1 to 2 days. This is initial and from 3rd to 5 days this one is the terminal. ये इसकी टर्मिनल फेज है. मेंस्ट्रुअल फेज को अपन देखें तो इनिशियल एंड टर्मिनल, ये लास्ट वाली फेज है, ये इसका स्टार्ट होने वाली फेज है. तो ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज. अब इस फेज में इनिशियल फेज में देखिए क्या होगा. इनिशियल फेज में वो हो रहा होगा जो सेकेंडरी फेज का एंड होता होगा, क्योंकि 28 डेज अपन पहले देख चुके हैं कि 28 डेज आते आते लो लेवल ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहां पर किस किस का लेवल लो है. मींस प्रोजेस्टेरोन, ये मान लीजिए हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, एंड दूसरा ईस्ट्रोजन. ये दोनों हार्मोन्स का लेवल लो होता है, लो लेवल, डिक्रीज लेवल. अब लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, ये और साथ साथ में इससे GnRH गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, इसी के दो पार्ट FSH एंड LH, ये हार्मोन भी डिक्रीज होता है. तो इनिशियल स्टेज में सभी हार्मोन्स का लेवल लो होता है. अब टर्मिनल स्टेज में आते आते, अब ये देखिए ये तो हार्मोनल बैलेंस था. अब इस हार्मोन का इफेक्ट ओवरी के अंदर क्या था इस स्टेज में. तो अपन देखते हैं इन इनिशियल स्टेज, इस स्टेज में चेंजेज इन ओवरी. ओवरी के अंदर क्या चेंजेज है देखिए, ये स्टेज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट.
इनिशियल स्टेज में सभी हार्मोन्स का लेवल लो है। इस लो लेवल पर ओवरी में क्या क्या चेंजेस हुए थे? तो ओवरी के अंदर अपन देखते हैं ग्रेफियन फॉलिकल एंड कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट, ये डीजेनरेट हो जाती है इस स्टेज में। कॉर्पस ल्यूटियम एंड ग्रेफियन फॉलिकल डीजेनरेट, कंप्लीटली डीजेनरेट। अब दूसरा चेंजेस किसके अंदर था? चेंजेस इन यूटेरस। यूटेरस में क्या चेंजेस होगा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज? अब देखिए इनिशियल स्टेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल फेज सभी हार्मोन्स का लेवल लो है। इस लो लेवल की वजह से ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम एंड ग्रेफियन फॉलिकल कंप्लीटली डीजेनरेटेड। यूटेरस में क्या हो रहा था कि यूटेरस के अंदर अपन ने देखा था, जैसे अपन यूटेरस में मोस्ट चेंज होते हैं एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम है, ये मान के चलिए ये वाला पार्ट, दिस वन इज द मस्कुलर पार्ट ऑफ द यूटेराइन वॉल मींस मायोमेट्रियम। यूटेरस की जो वॉल है उसमें 3 लेयर्स होते हैं। आउटर इज द मायोमेट्रियम है, मस्कुलर है, और इसके बाहर ये थिन लेयर है ब्लड सेल्स की, दिस इज एपिमेट्रियम, एपिमेट्रियम और विसरल एपिथेलियम। थर्ड लेयर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, इसमें कॉर्पस ल्यूटियम एंड ग्रेफियन फॉलिकल डीजेनरेट थी। ओके, इसको अपन याद रखें। अब ये पार्ट देखिए एंडोमेट्रियम, ये वाला रीजन है। इस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, इनर लाइनिंग, ये इधर आ गया ल्यूमन ऑफ यूटेरस, ये यूटेरस की ल्यूमन है। ये अपन इनर टू आउटर आएंगे, तो आउटर लेयर एपिमेट्रियम, मिडिल लेयर मायोमेट्रियम, मस्कुलर, इनर लेयर एंडोमेट्रियम। दिस वन इज द एंडोमेट्रियम। अब इस एंडोमेट्रियम में अपन देखते हैं एंडोमेट्रियम का ये वाला पार्ट, दिस इज द स्ट्राइटम बेसिलस पार्ट, ये बेसल पार्ट है, और ये वाला पार्ट फंक्शनल पार्ट, इसको बोलते हैं स्ट्राइटम फंक्शनल। जनरली स्ट्राइटम बेसिलस 0.5 to 1 mm थिकनेस होती है इसकी, 0.5 to 1 mm थिकनेस होती है स्ट्राइटम बेसल पार्ट ऑफ द एंडोमेट्रियम। फंक्शनल पार्ट वो पार्ट होता है जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल थिकनेस इंक्रीज होती है, और ये पार्ट बनाता है यूटेराइन बैग। मींस स्ट्राइटम फंक्शनल वो पार्ट है जो एक्स्ट्रा इसकी थिकनेस बढ़ती है। तो फंक्शनल पार्ट में देखिए अपन एंडोमेट्रियम का स्ट्रक्चर और देखें तो यहां पर ये इसकी इनर लाइनिंग है, और इस इनर लाइनिंग में कॉलमनर सेल्स पाई जाती हैं। दिस इज द एपिथेलियम, यूटेराइन एपिथेलियम। यूटेराइन एपिथेलियम या इसको एंडोमेट्रियल एपिथेलियम नाम देंगे, और इसके अंदर कौन सी सेल्स पाई जाती है? कॉलमनर सेल्स। ये कॉलमनर सेल्स की बनी हुई है। ओके, दूसरा पार्ट, इसके अंदर पाई जाती है ग्लैंड्स। इस रीजन में ये एक्स्ट्रा थिकनेस है, तो ग्लैंड्स का सरफेस एरिया यहाँ बहुत ज्यादा होता है। सर्कुलेशंस इसमें पाए जाते हैं। तीसरा, इसके अंदर आर्टरी पाई जाती है, तो ये यूटेराइन जो आर्टरी है उसकी ये ब्रांच सप्लाई टू द स्ट्राइटम बेसिलस, ये स्ट्रेट आर्टरी होती है। दूसरा, इस रीजन में देखें ये जो फंक्शनल पार्ट को जो ब्लड सप्लाई किया जा रहा है, ये ब्लड सप्लाई स्क्रू आर्टरी बोलते हैं इसको। दिस इज द स्पाइरल आर्टरी, तो ये स्पाइरल आर्टरी एंड दिस वन इज स्ट्रेट आर्टरी।
ये स्टेट आर्टरी, 2 आर्टरी होती है एंडोमेट्रियम के लिए, और बाकी रिमेनिंग दिस वन इज द कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड स्ट्रोमा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोमेट्रियम। अब आप देखिए यूटेरस में इस एंडोमेट्रियम में क्या क्या चेंजेज होगा, और ये चेंजेज कौन सी स्टेज में, इन टर्मिनल स्टेज। टर्मिनल स्टेज में देखिए क्या होगा, टर्मिनल स्टेज में आते आते ये जो प्रोजेस्टेरॉन है और ईस्ट्रोजन है, मींस इस स्टेज में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इसका लेवल क्या है, प्रोजेस्टेरॉन लो लेवल, लो लेवल है इसका, इस स्टेज में आते आते ये लो लेवल ऑफ द ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये क्या करता है, ये इसको फीडबैक स्टिमुलेट करता है, इस लो लेवल स्टिमुलेट टू secretion of GnRH। GnRH हाइपोथैलेमस से निकलता है। GnRH स्टिमुलेट करता है किसको, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, और गोनाडोट्रोपिक हार्मोन के 2 पार्ट FSH एंड LH। तो अपन ये कह सकते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का जो लो लेवल है टर्मिनल स्टेज में, वो टर्मिनल स्टेज में मींस 4 to 5 डेज आते आते FSH और LH का लेवल बढ़ाने लगता है। तो FSH और LH के लेवल बढ़ने से इस टर्मिनल स्टेज में चेंजेज अपन देखते हैं इन ओवरी, और दूसरा चेंजेस इन यूटेरस। ध्यान देना, ये चेंजेस इन ओवरी एंड चेंजेस इन यूटेरस कहां पर था, इनिशियल स्टेज। अब अपन देखना चाहते हैं कि टर्मिनल स्टेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल की मेंस्ट्रुअल फेज, उस फेज में ओवरी में क्या चेंज होगा। तो 4 to 5 डेज के बिटवीन लो लेवल ऑफ द ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एक्ट एज स्टिमुलेंट टू द GnRH। ओके GnRH के लिए अब GnRH स्टिमुलेट टू द एंटीपिट्यूटरी से GTH के 2 टाइप में FSH एंड LH। तो इसका मतलब ये हुआ FSH एंड LH इंक्रीज हो गया, इन दोनों का लेवल इंक्रीज हो गया। देखिए मेरे साथ में इस साइकिल को समझते जाना, साइकिल को समझना जरूरी है। कुछ वर्ड हो सकता है अभी थोड़े छोटे लिखे जा रहे हैं, इसमें बहुत सारा इसका अपन डिक्टेट करेंगे, तो कोशिश करते हैं इसको समझने की। इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल में कहाँ कहाँ चेंजेज होते हैं, हार्मोन द्वारा अपन ने इससे पहले वाले लेक्चर में पार्ट 2 में भी क्लियर किया था। जो बच्चे डायरेक्ट अभी तीसरे लेक्चर को देखेंगे वो इससे पहले फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को 2 बार देखेंगे, उसके बाद ये समझ आएगा। अपन देखना चाहते हैं एलोबरेट करके पूरा डिटेल। इनिशियल स्टेज में हार्मोनल लेवल क्या था, चेंजेज इन ओवरी, अपन ने कहा चेंजेज इन ओवरी में देखे हैं तो कॉर्पस ल्यूटियम और ग्रेफिन फॉलिकल डीजेनरेट हो चुकी है। चेंजेज इन यूटेरस की बात करके देखें तो यूटेरस के अंदर लो लेवल ऑफ द यूटेरस के अंदर हुआ क्या था, सभी हार्मोन का सिक्रीशन। तो इसमें क्या होता है यूटेरस में, यहां अपन देखना चाहते हैं यूटेरस में क्या हुआ था, सीक्रीशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। इंपॉर्टेंट पार्ट, सीक्रीशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन स्टार्ट। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है कि जो एंडोमेट्रियम है, देखिए ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन अपन यहां कह सकते हैं ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन वासो कॉन्स्ट्रिक्शन मींस ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा।
वासोकंस्ट्रिक्शन ऑफ स्पाइरल आर्टरी। ये स्पाइरल आर्टरी का कंस्ट्रक्शन कर दिया इसने। अब आप देखिए, जब स्पाइरल आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो इससे आगे क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, ब्लड सप्लाई स्टॉप। ब्लड सप्लाई देखिए, ये स्पाइरल आर्टरी, अब स्पाइरल आर्टरी का कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन से ब्लड सप्लाई स्टॉप किसको हो जाएगा, ब्लड सप्लाई स्टॉप टू स्ट्राइटम फंक्शनल पार्ट। और स्ट्राइटम फंक्शनल पार्ट ही क्या था, यूटेराइन बेड। तो यूटेराइन बेड को ब्लड सप्लाई कम हो गई, ब्लड सप्लाई कम हो गई तो आगे फर्दर चेंज ये होगा, O2 सप्लाई स्टॉप। O2 सप्लाई स्टॉप जब हो जाती है तो इसके लिए टर्म दिया जाता है इस्चेमिया। इसके लिए अपने टर्म क्या दिया, देखिए ब्लड सप्लाई कमी हो जाए और ब्लड सप्लाई की वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाए, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड इस्चेमिया। इस अवस्था को इस्चेमिया कहते हैं। देखिए ऑक्सीजन की कमी बॉडी को एयर से भी हो सकती है। अपन ने इंस्पायरेशन किया, अपन इंस्पायरेशन करते हैं तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एयर के थ्रू ऑक्सीजन अपने ब्लड में डिफ्यूज होती है एल्विलाई के थ्रू। अब वहां पे भी ऑक्सीजन कम हो सकती है एयर में, तो वो टर्म आता है एनॉक्सिया। एनॉक्सिया का मतलब, उसे एनॉक्सिक एनॉक्सिया बोलते हैं। एनॉक्सिक एनॉक्सिया का मतलब है एयर में ऑक्सीजन की कमी और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए। यहां पे ऑक्सीजन की कमी एयर में नहीं है, ब्लड में ऑक्सीजन है बट ब्लड सप्लाई स्टॉप हो, तो ब्लड सप्लाई स्टॉप होने से ब्लड नहीं जा रहा, आरबीसी आगे नहीं ऑक्सीजन ले पा रहा, इस वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई। देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड इस्चेमिया। अब ये इस्चेमिया कहां होगा, ये इस्चेमिया किस पार्ट में होगा, एंडोमेट्रियम में। तो इसके लिए टर्म देते हैं एंडोमेट्रियल इस्चेमिया। पूरा टर्म क्या देंगे, एंडोमेट्रियल। एंडोमेट्रियम में होगा तो एंडोमेट्रियल इस्चेमिया। अब इस्चेमिया की वजह से क्या होगा, देखिए आगे इन्फारक्शन। इन्फारक्शन का मतलब है टिश्यू ब्रेक होने लगेगा। टिश्यू ब्रेक किस रीजन का, अब टिश्यू कौन सा ब्रेक होगा, एंडोमेट्रियम का फंक्शनल पार्ट। एंडोमेट्रियम का फंक्शनल पार्ट जब ब्रेक होगा तो मींस क्या स्टार्ट हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टार्ट। तो अब आप देखिए इनिशियल स्टेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल फेज क्या क्या हुआ। इन इनिशियल स्टेज ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो है और साथ में एफएसएच और एलएच का भी लेवल लो। इस लो लेवल की वजह से ओवरी के अंदर क्या चेंजेज है, ग्रेफिन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट। यूटेरस के अंदर क्या चेंजेज है वो देखिए, तो यूटेरस के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन का सीक्रेशन स्टार्ट हो गया। प्रोस्टाग्लैंडिन का सीक्रेशन स्टार्ट होने के साथ साथ प्रोस्टाग्लैंडिन ने करा क्या, वासोकंस्ट्रिक्शन ऑफ द स्पाइरल आर्टरी। स्पाइरल आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो इस स्ट्राइटम फंक्शनल पार्ट यूटेराइन बेड को ब्लड सप्लाई स्टॉप। एक्चुअल में ये जो पार्ट है इसकी थिकनेस नियर अबाउट 5 to 7 mm हो जाती है, तो ये एक्स्ट्रा थिकनेस है एंडोमेट्रियम की, उसको ब्लड सप्लाई करती है स्पाइरल आर्टरी। अब स्पाइरल आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो उस रीजन को ब्लड सप्लाई स्टॉप हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, इस्चेमिया हो गया। इस्चेमिया होने से इन्फारक्शन हो जाएगा, इस एंडोमेट्रियम में टिश्यू डैमेज होगा और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इस ब्लीडिंग स्टार्ट होने का मतलब है इसमें क्या ब्लीड आउट होगा, तो इस ब्लीडिंग में जो ब्लड होगा, इसकी अपन बात करें, ब्लीडिंग में जो ब्लड हो रहा है, मेंस्ट्रुअल जो ब्लड है उसमें क्या क्या होगा देखिए, स्मॉल पीस ऑफ इपिथेलियम, स्मॉल पीस ऑफ इपिथेलियम है इसके अंदर। दूसरा स्ट्रोमा,
इसके अंदर स्टोमा का कौन सा पार्ट, स्ट्राइटम फंक्शनल पार्ट, साथ में ब्लड क्लॉट। अब आप देखिए ब्लड क्लॉट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन मेंस्ट्रुअल फेज जो ब्लीडिंग होती है वो फ्रेश ब्लड नहीं होता, एक्चुअल में वो ब्लड क्लॉट हो जाता है। उसके बाद में उसकी फाइब्रिनोलाइसिस होती है। फाइब्रिनोलाइज ब्लड का नेवर कोएगुलेशन, अपन ने पहले भी पढ़ा है कि जिस ब्लड का फाइब्रिनोलाइसिस हो जाता है उस ब्लड के फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन मिलकर पहले बनाते हैं क्लॉट। उस क्लॉट का डिजॉल्व होने से ये जो फाइब्रिनोलाइज ब्लड है नेवर कोएगुलेट, तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में जो ब्लड बाहर है वो एक्चुअल में फाइब्रिनोलाइज ब्लड है, फ्रेश ब्लड नहीं है। और जो ब्लड क्लॉट के साथ साथ में इसमें जो ब्लीडिंग हो रही है टोटल वो नियर अबाउट 40 to 80 ml पर साइकिल, 40 से 80 ml ब्लड लॉस हो जाता है। और इस ब्लड लॉस में देखिए क्या क्या है, स्मॉल पीसेस ऑफ द एंडोमेट्रियम, स्टोमा का फंक्शनल पार्ट, स्मॉल पीस ऑफ द स्पाइरल आर्टरी। अब इसके अलावा प्लस क्या है इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए ये, और इसके साथ में प्लस है यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होगा नेक्स्ट ब्लीडिंग तभी हुई है, तो इसमें जो सेकेंडरी oocyte है और ये हो गया डेड सेकेंडरी oocyte। देखिए ध्यान दीजिए इस बात, ब्लीडिंग जो होगी उसमें डेड सेकेंडरी oocyte होगा मेटाफेज में, और बाकी का फाइब्रिनोलाइज ब्लड 40 to 80 ml के बिटवीन होगा। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुअल फेज है और मेंस्ट्रुअल फेज में जो ब्लीडिंग हो रही है, और इस ब्लीडिंग में देखिए क्या क्या जा रहा है, ब्लड प्लस सेकेंडरी oocyte एंड रिमेनिंग पार्ट। तो इस ब्लीडिंग को, ये जो ब्लीडिंग है इस ब्लीडिंग को अपन एक नाम और देते हैं, देखिए क्या, दिस इज कॉल्ड बीपिंग ऑफ यूटेरस। इसमें क्या, कौन रो रहा है, यूटेरस, और यूटेरस रो रो के किसके आंसू बहा रहा है, खून के। तो बीपिंग ऑफ यूटेरस फॉर द लॉस ऑफ ओवम, बीपिंग ऑफ यूटेरस फॉर द लॉस ऑफ ओवम। ओवम मींस सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte भी तो इसमें जा रहा है। एक तरह से अपन इसको बोलते हैं फनरल, या इसी का अपन एक नाम और क्या देते हैं, और फनरल ऑफ ओवम। ओवम की अर्थी क्यों नाम दिया, क्योंकि इस पूरे कंटेंट जो स्टोमा पार्ट है, कुछ यूटेराइन ग्लैंड्स हैं, उनका पार्ट भी इसमें सिक्रीट आउट हो रहा है ब्लड के साथ, और सेकेंडरी oocyte इन सब के ऊपर एक साथ जा रहा है। तो यूटेरस इस ओवा के खो जाने के गम में जो आंसू बहाता है वो एक्चुअल में खून के आंसू होते हैं, वो फ्रेश ब्लड नहीं होता, वो कैसा होता है, फाइब्रिनोलाइज्ड ब्लड। तो ये सारे चेंजेस अपन को कब मिलते हैं, टर्मिनल फेज में, मींस इस फेज में आते आते ब्लीडिंग हो गई और ब्लीडिंग रिड्यूस हो गई। अब क्या होगा, अब कौन सी फेज है देखिए, दिस वन इज द प्रोलिफरेटिव फेज। इस प्रोलिफरेटिव फेज में देखिए क्या क्या होता है। टर्मिनल फेज में एक और बात आती है, ओवरी के अंदर अपन चेंजेस देखें, तो ओवरी के अंदर अभी इससे पहले देखिए टर्मिनल फेज में ओवरी में क्या क्या चेंजेस होना स्टार्ट हो गया। अभी अपन ने कहा कि जो लो लेवल था GnRH का, उसकी वजह से FSH और LH का सिक्रीशन स्टार्ट हो गया, और FSH और LH का सिक्रीशन स्टार्ट होता है तो ये नियर अबाउट 6 to 12 जो प्राइमरी फॉलिकल है उस पर काम करना स्टार्ट कर देता है। ये पॉइंट याद रखिए, 6 to 12 प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट होने लगती हैं किस फेज में, ये मान के चलिए
इस फेज में यहाँ पे नियर अबाउट 6 to 12 प्राइमरी फॉलिकल और 6 to 12 प्राइमरी फॉलिकल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ FSH एंड LH ये क्या करता है, मैच्योरेशन। तो यहाँ पे देखिए इस प्रोलिफरेटिव फेज में क्या क्या होता है। प्रोलिफरेटिव फेज में चेंजेज इन ओवरी, तो ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेज होंगे अपन इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ अपन दो बातें करके देखते हैं इसमें, चेंजेज इन ओवरी, ओवरी के अंदर क्या चेंज हो रहा है इस प्रोलिफरेटिव फेज में, मीन्स नियर अबाउट 6 to 12 प्राइमरी फॉलिकल एक्टिव हो जाती है टर्मिनल फेज में मेंस्ट्रुअल, और इससे नियर अबाउट 3 to 4 सेकेंडरी फॉलिकल बनना स्टार्ट हो जाती है ओवरी के अंदर, और इन 3 to 4 में से नियर अबाउट 1 टर्सरी फॉलिकल बनना लगते हैं। और टर्सरी फॉलिकल ये देखिए ये सारा काम ओवरी के अंदर कब हुआ, इनिशियल का मतलब इनिशियल स्टेज में हुआ। इनिशियल स्टेज मींस 6, 7, 8, 9 up to 10 means between 6 to 10 days। 6 to 10 days में टर्सरी फॉलिकल, अब टर्सरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल से क्या स्टार्ट होना चालू हो जाता है, सेक्रीशन ईस्ट्रोजन का। तो देखिए यहां पर क्या होगा, ईस्ट्रोजन इंक्रीज होने लगेगा, और ईस्ट्रोजन इंक्रीज होने से क्या होगा वो देखिए, ईस्ट्रोजन का जो इंक्रीज्ड लेवल है वो क्या करता है ओवरी के अंदर, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ द ईस्ट्रोजन आगे ये इनहिबिट करता है, इनहिबिट टू secretion of FSH and increase secretion of LH। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, LH के सिक्रीशन को इंक्रीज किया जा रहा है और FSH के सिक्रीशन को डिक्रीज किया जा रहा है। ये दोनों काम किसने किए, ईस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे 10 डेज तक आते आते बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे टर्सरी फॉलिकल बन गए। और अब आगे देखिए 11, 12, 13 एंड 14 डे आते आते यहाँ पे जो टर्सरी फॉलिकल है इससे 1 ग्रेफिन फॉलिकल बन जाएंगे, और 14 डे आते आते किसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ईस्ट्रोजन का। तो हाई लेवल ऑफ द ईस्ट्रोजन देखिए क्या करता है, इस 40th डे पे ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ा हुआ है, ईस्ट्रोजन इंक्रीज हो जाता है। इससे अपने को बॉडी टेम्परेचर, फीमेल का जो बॉडी टेम्परेचर है वो नियर अबाउट 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाता है, सॉरी 0.5 to 1 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री सेल्सियस नहीं, इसको फ़ारेनहाइट, 0.5 to 1 फ़ारेनहाइट इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है ड्यूरिंग 40th डे। अब ड्यूरिंग 40th डे LH का सीक्रेशन बढ़ा हुआ है। अब LH का सीक्रेशन बढ़ने से देखिए क्या होता है, चेंजेस इन ओवरी में अपन देखना चाहें तो ओवरी के अंदर नेक्स्ट LH इंक्रीज हो जाता है। LH इंक्रीज होने से क्या हुआ, अब आप देखिए ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल, LH इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से एंजाइम कोलेजिनेज मींस जो कोलेजन फाइबर को डिसॉल्व करेगा उस एंजाइम को कोलेजिनेज बोलेंगे। एंजाइम कोलेजिनेज सीक्रेट फ्रॉम membrana
cells membrana granulosa, membrana granulosa of the Graafian follicle. Graafian follicle 40th डे मैच्योर हो चुकी है, उससे LH की प्रेजेंस में एंजाइम कोलेजिनेज। अब कोलेजिनेज क्या करता है, ये एंजाइम कोलेजिनेज ब्रेक करता है, ब्रेक टू ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ओवरी की जो इनर मोस्ट लेयर है, ओवरी की वॉल में 2 लेयर होती हैं, आउटर जर्मिनल और इनर ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया को ब्रेक करेगा। साथ में एक काम और होता है, एंटरम। एंटरम में एंटरम फिल्ड विद फ्लूइड, लिगर फ्लूइड। याद आ रहा, अपन ने पहले भी बात की थी इस पे। एंटरम ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल में लिगर फ्लूइड बढ़ जाएगा। देखिए ये पूरा लेक्चर समझने के लिए आपको मेनेस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट 1 पार्ट 2 उस लेक्चर को देखने के बाद समझ आएगा, क्योंकि वहां पर सारे डायग्राम से चीजें बता दी गई। अब अपन ये देखना चाहते हैं कि अपने को ये सब याद कैसे रहता है। मेनेस्ट्रुअल फेज में क्या क्या हो रहा था, तो शॉर्ट में याद रखिए, इसमें ब्लीडिंग हो रही है। साथ में इनिशियल स्टेज में सभी हार्मोन्स का लेवल लो है, स्पेशली ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो होता है। वो इसके एंड में आते आते किसको स्टिमुलेट करता है, सीक्रेशन ऑफ FSH एंड LH। FSH LH का सीक्रेशन जब स्टार्ट हो जाता है तो इसके अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल है, नियर अबाउट 6 to 12 प्राइमरी फॉलिकल एक्टिव हो जाती है टू द फॉर्मेशन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। ये फॉर्मेशन किस फेज में हुआ, प्रोलिफरेटिव, इसलिए इसका नाम ही दिया है कि फॉलिकल का प्रोलिफरेशन और मैच्योरेशन। तो सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल बन रहे हैं और इनकी मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा से क्या सीक्रेशन, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का लेवल कब बढ़ जाता है, जब 40th डे आते आते, जब 40th डे आते आते बढ़ता है ईस्ट्रोजन का लेवल। तो ईस्ट्रोजन, इससे पहले ईस्ट्रोजन देखिए क्या कर रहा होगा, ईस्ट्रोजन को फीमेल का सेक्स हार्मोन कहते हैं, ईस्ट्रोजन की बात करें, और ये फीमेल को हेल्दी रखता है, स्किन में ग्लो पैदा करने वाला हार्मोन है ईस्ट्रोजन फीमेल की। ईस्ट्रोजन फीमेल में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिक प्रोसेस को बढ़ाता है। एनाबॉलिक प्रोसेस मींस प्रोटीन सिंथेसिस, एनाबॉलिज्म मींस सिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म मींस ब्रेकडाउन। तो प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है। प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ती है तो फीमेल के अंदर हेल्दी हार्मोन कहा जाता है इसको। और दूसरा, लो द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ईस्ट्रोजन के बारे में ये 2 पॉइंट और याद रखिए। ईस्ट्रोजन देखिए क्या कर रहा है, इंक्रीज प्रोटीन एनाबॉलिज्म मींस प्रोटीन सिंथेसिस बॉडी में कराएगा। दूसरा एक काम और है इसका, दूसरा है लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ब्लड कोलेस्ट्रॉल को ये क्या करता है, लो करता है। तो देखिए फीमेल में कोलेस्ट्रॉल लेवल लो है, प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा है, ऑफ कोर्स इसमें बॉडी हेल्दी होगी। तो फीमेल को हेल्दी रखने वाला हार्मोन है ईस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ा हुआ है, अब इस ईस्ट्रोजन के साथ साथ ईस्ट्रोजन का जब लेवल बढ़ने लगता है तो LH के सीक्रेशन को बढ़ाता है ईस्ट्रोजन का लेवल। देखिए LH इंक्रीज होगा तो एंजाइम कोलेजिनेज निकलेगा। वो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या करेगा, जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा उससे फ्लूइड सीक्रेट करेगा, तो उसकी एंट्रम में फ्लूइड भरेगा, प्रेशर बाहर की तरफ पड़ेगा। अब एक ग्राफियन फॉलिकल किससे कांटेक्ट में होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। कोलेजिनेज उसको ब्रेक करता है क्योंकि वो भी कोलेजन फाइबर का बना है। तो इस तरह से ओवरी की वॉल ब्रेक होती है। ओवरी की वॉल ब्रेक होती है तो इस 40th डे देखिए क्या होता है, ओवुलेशन। ये ओवुलेशन हुआ, 40th डे ओवुलेशन हुआ किसकी वजह से, तो अपन ये कह सकते हैं कि एंट्रम फिट हो गया विद लिगर फ्लूइड, और आगे इसमें क्या होगा, LH सर्ज हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी का पॉइंट है, LH सर्ज होगा तो इसी की वजह से क्या होगा, ओवुलेशन। तो याद रखिए विच वन हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द ओवुलेशन, तो आंसर आएगा इसमें LH सर्ज। ओवुलेशन हो गया। अब ओवुलेटेड एग कौन सा था वो देखिए, LH हार्मोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन।
इन दोनों की प्रेजेंस में क्या हुआ कि जो oogenesis थी उसमें टर्सरी फॉलिकल में आते आते इसका M1 डिवीजन कंप्लीट और M2 डिवीजन स्टॉप इन द मेटाफेज। मेटाफेज में आके रुक गया और मेटाफेज में रुकने के बाद तब तक इसका ओवुलेशन हो गया। तो ओवुलेटेड एग कौन सा oocyte है? सेकंड oocyte। अब अगली फेज जो है सिक्रेटरी फेज, देखिए सिक्रेटरी फेज में क्या क्या होगा। अब अपन एंटर कर गए इसमें 30th डे, 14, 15, 16, 17 और ये 18, 19, 20, 21, या मान के चलिए अपना 23rd डे और उसके बाद में 24, 25, 26, ये 27। अब इन दिनों में इन डेज में क्या हुआ आप देख पा रहे हो, इधर ओवरी से सेकंड oocyte निकल गए। याद कीजिए अपन फीमेल के केस में पहले ही देख चुके हैं। दिस इज द यूटेरस, यूटेराइन कैविटी, और यूटेराइन कैविटी में एंडोमेट्रियम, ये दिस वन इज द एंडोमेट्रियम, और ये दिस इज द सर्विक्स, ये वेजाइना। ऐसा अपन पहले देख चुके हैं। और यही कंटिन्यूअस पार्ट क्या है? फैलोपियन ट्यूब। दिस इज द फैलोपियन ट्यूब। यहां ओवरी है, ऐसा अपन ने डायग्राम पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बताया। लिगामेंट है, इसके थ्रू ओवरी अटैच है। देखिए क्या क्या हो रहा है। ये पार्ट अपन देखें, दिस वन इज द यूटेरस, ओके, यूटेरस का फंडिंग पार्ट, दिस इज द यूटेरस, और ये एंडोमेट्रियम, ओके। अब आप देखिए क्या क्या हो रहा है ओवरी के। अब अपन देखें यहाँ पे एंडोमेट्रियम की क्या हो चुकी है? इन्फारक्शन। एंडोमेट्रियम का कौन सा पार्ट यहाँ पे ब्लीड आउट होगा? फंक्शनल। और ये ब्लीड आउट हुआ वेजाइना से, दिस इज द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ये नॉर्मली कितना बॉडी से रिलीज होता है पर साइकिल? मींस 4 to 5 डेज में 40 to 80 ml पर साइकिल, ये पर साइकिल रिलीज होता है। अब इसके साथ में देखिए क्या हो रहा है, यहां पे ये ओवेरियन साइकिल है, तो ओवरी के अंदर चेंजेस स्टार्ट हो गए। देखिए ब्लीडिंग 5 डेज तक, 5 डेज के एंड आते आते ब्लीडिंग रिड्यूस एंड ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होना स्टार्ट। 5th डे ब्लीडिंग खत्म, उधर प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होना, और 40th डे आते आते सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी और ग्रेफिन फॉलिकल। तो 40th डे यहाँ ओवरी से क्या हुआ? ओवुलेशन में कौन सा oocyte आ रहा है? सेकेंड। अब सेकेंड oocyte देखिए 40th डे आया, तो इसका लाइफ स्पैन सेकेंड oocyte है, दिस वन इज द सेकेंड oocyte, एंड सेकेंड oocyte आल्सो कॉल्ड ओवा, ओवा नाम देते हैं जनरली, और इसका लाइफ साइकिल होता है 1 to 3 डेज। ये 1 to 3 डेज के लिए लिव है। तो देखिए 14, 15, 16 to 17 इन दिनों में ये फैलोपियन ट्यूब का फूला हुआ पार्ट, दिस इज द एम्पला। इस एम्पला रीजन में ये नियर अबाउट 17 डेज तक रहेगा। आफ्टर ओवुलेशन जनरली 20 डेज की साइकिल है। अब अपन 14 डे के बाद किस साइकिल में एंटर कर जाते हैं? सिक्रेटरी फेज में। तो जरूरी है था कि इस एंडोमेट्रियम की हाइपरट्रॉफी। तो देखिए आफ्टर ओवुलेशन ग्रेफिन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस न्यूमेरिजिकम एंड कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलने लगता है? प्रोजेस्टेरोन। ओवुलेशन से पहले किस हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है? ईस्ट्रोजन का। तो ईस्ट्रोजन का ओवुलेशन से पहले लेवल था, ईस्ट्रोजन का प्रोजेस्टेरोन का बाद में होगा। तो अब ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों मिलकर के इस एंडोमेट्रियम की हाइपरट्रॉफी करते हैं, मतलब यूटेराइन बेड बनाते हैं। यूटेराइन बेड बन गया, उसके बाद में मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हुआ, तो ये जो सेकंड oocyte है इसका M2 डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा मोरुला में। आगे चल के मोरुला कन्वर्ट इनटू, आगे बताएंगे ये कन्वर्ट। अब मोरुला एक्चुअल में क्या होता है? यहां से इस फैलोपियन ट्यूब से ट्रांसफर होके इस कैविटी में आता है, और फिर ये एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होता है।
तो इसको इम्प्लांटेशन तभी होगा जब एंडोमेट्रियम की हाइपरट्रॉफी होगी, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हेल्प इन द इम्प्लांटेशन, जो 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा। अब आप देखिए यहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17 इन दिनों में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन होगी, क्योंकि इन दिनों में सेकेंड यूसाइड ओवरी फैलोपियन ट्यूब में उधर यूट्राइन बेड बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया तो आगे इम्प्लांट हो जाएगा। अब आप देखिए कब इम्प्लांट होगा, 17 डे फर्टिलाइजेशन हुआ तो 7 डे प्लस कर दो इसमें, मीन्स ये नियर अबाउट 23rd और 24th डे इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांटेशन हो गया तो ओवरी के अंदर क्या कंटिन्यू रहेगी, कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि वहां पे प्रोजेस्टेरोन, देखिए कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करता है, LH, तो LH मेंटेन करेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम फंक्शनल रहेगी टिल बर्थ, क्यों उसे कंटिन्यूअसली क्या सीक्रेट करना पड़ेगा, प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन किसको मेंटेन रखेगा, यूट्राइन बेड को, तो ये इम्प्लांट हो जाएगा। अब मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आफ्टर 3rd डे, मतलब नियर अबाउट 17 डे के बाद 18 डे, तो अब इस 18 डेज में ये डेड हो जाएगा, कौन, सेकेंड यूसाइट। अब सेकेंड यूसाइट उधर डेड हो गया, किधर, फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद में अब धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है, देखिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई इंक्रीज्ड है, हाई लेवल है 23rd। अब प्रोजेस्टेरोन का जो हाई लेवल है ये क्या करता है, ये निगेटिव फीडबैक देता है, ये निगेटिव फीडबैक देगा, नेगेटिव फीडबैक टू LH, मींस प्रोजेस्टेरोन का हाई लेवल LH को इनहिबिट करेगा। अब LH को इनहिबिट करेगा, LH का सीक्रेशन कम हो जाएगा, LH का सीक्रेशन जब कम होगा तो अब आप देखिए LH किसको मेंटेन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम, तो अब इसका मतलब है कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट तो किसका लेवल कम, वो देखिए कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट तो किसका लेवल कम, प्रोजेस्टेरोन का। प्रोजेस्टेरोन का लेवल अपन ने कहा 27, 28 डे आते आते प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो गया, और ऑलरेडी पहले से किसका लेवल कम हो रहा है, ईस्ट्रोजन का, क्योंकि यहाँ पे ग्रेफिन फॉलिकल डीजेनरेट हो गई, तो प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज, ईस्ट्रोजन डिक्रीज, दोनों ही दोनों हार्मोन डिक्रीज हो चुके हैं, कौन सी फेज में आते आते, एट द एंड ऑफ सिक्रेटरी फेज। अब दोनों हार्मोन का सिक्रीशन कैसा हो गया, लो हो गया, इन 20 डेज के एंड आ गया। अब जैसे ही ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लो होगा वैसे ही देखिए ये और इससे, और साथ में FSH LH ऑलरेडी लो हो चुके थे, FSH एंड LH लो, ये आप देख पा रहे हैं, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम के डीजेनरेट होने से प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज हो गया, LH को इनहिबिट किया था, हाई लेवल प्रोजेस्टेरोन नहीं, तो अब क्या हुआ, इन चारों हार्मोन का लेवल लो हो गया। ये सभी हार्मोन देखिए कौन सी स्टेज में आ गए, ये नियर अबाउट अपन किस स्टेज में एंटर करने वाले, इनिशियल स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज। इनिशियल स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज में देखिए अब मेरे साथ में रैपिडली इसको रिवाइज कीजिए। मेंस्ट्रुअल फेज में जैसे ही इन सभी हार्मोन का लेवल डिक्रीज होगा तो इन सभी हार्मोन का जो लेवल डिक्रीज है उस डिक्रीज में होने से क्या होगा, यूट्रस के अंदर क्या सीक्रेट होने लगता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से स्पाइरल आर्टरी का कंस्ट्रक्शन हो जाता है, और साथ में ये जो मायोमेट्रियम होती है, इस मायोमेट्रियम में क्या कराने लगता है, कंस्ट्रक्शन। मायोमेट्रियम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होंगे, साथ में इधर स्पाइरल आर्टरी का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये स्टार्ट होने के बाद में एंड में टर्मिनल स्टेज में आते आते ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल लो था वो लेवल लो किसको स्टिमुलेट करता है, टू द सीक्रेशन ऑफ GnRH, GPH एंड FSH एंड LH। अब FSH LH का सीक्रेशन बढ़ने लगेगा जब ब्लीडिंग खत्म होने लगेगी, उससे जो एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है उसकी हीलिंग हो जाती है। एंडोमेट्रियम ब्रेक कैसे हुई थी, देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से
वासोकंस्ट्रिक्शन हुआ, स्पाइरल आर्टरी का कंस्ट्रक्शन हुआ, तो इस फंक्शनल पार्ट की ब्लड सप्लाई रुक गई। ब्लड सप्लाई स्टॉप होने को बोलते हैं, तो उसकी ऑक्सीजन की कमी हुई, इसेमिया की वजह से टिश्यू ब्रेक हुआ, इंफारेक्शन किसमें हो रहा है, एंडोमेट्रियल इंफारेक्शन स्टार्ट हुआ, तो स्लगिंग टूट कर गिरने लगेगा एंडोमेट्रियम, और जो गिरेगा उसमें क्या क्या होगा, स्मॉल पीसेस ऑफ द एपिथेलियम, स्टोमा का फंक्शनल पार्ट, कुछ ग्लैंड्स और कुछ ब्लड वेसल। अब जब ब्लड वेसल ब्रेक होगी तो इससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ब्लीडिंग में जो ब्लड निकलेगा, अपन जानते हैं अपनी बॉडी के अंदर जब तक ब्लड है ब्लड वेसल में तब तक वो लिक्विड फॉर्म में है, अदरवाइज जैसे ही एज सून एज ब्लड वेसल से बाहर आएगा तो उस ब्लड का क्लॉट बनने लगता है। उस क्लॉटिंग की प्रोसेस में जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ये मिलकर के प्लेक्सस बनाती हैं, उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंटेंगल्ड फंस जाते हैं। दिस प्रोसेस, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्लॉट। तो जो ब्लीडिंग एंडोमेट्रियम के ब्रेक होने से ब्लीडिंग होगी, इस ब्लीडिंग में देखिए क्या क्या होगा, स्मॉल पीसेस ऑफ द एपिथेलियम, स्ट्रोमा, ग्लैंडुलर सिक्रीशन, साथ में ये ब्लड। अब इस ब्लड का क्लॉट बन जाएगा, तो क्लॉटिंग के लिए फाइब्रिनोलाइसिस होगी। फाइब्रिनोलाइसिस में क्या होता है कि जो फाइब्रिन पॉलीमर होती है वो डिसॉल्व हो जाता है, तो जो ब्लीडिंग में जो ब्लड बाहर आ रहा है ये कैसा ब्लड है, फाइब्रिनोलाइज्ड। अब चूंकि ये ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी और उसके साथ में कौन सा oocyte बाहर आ रहा है, सेकंड, तो सेकंड oocyte भी इसके साथ बाहर आ रहा है, डेड सेकंड oocyte। अब इस डेड सेकंड oocyte प्लस ये सभी मटेरियल मिलकर मेंस्ट्रुअल ब्लड बनाता है। मेंस्ट्रुअल ब्लड में कौन जा रहा है, ओवा सेकंड oocyte, फनल अर्थी जा रही है, डेड जा रहा है, सो दिस इज कॉल्ड फनल ऑफ ओवा। या इसको बोलते हैं यूट्रस खून के आंसू बहाता है, किसके खो जाने के गम में, ओवा, तो बीपिंग ऑफ यूट्रस फॉर द लॉस ऑफ ओवम बोलते हैं इसको, ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुअल फेज के लास्ट में आते आते ब्लीडिंग रुक जाएगी और एफएसएच और एलएच का लेवल बढ़ने लगेगा। इससे 6 से 12 एक साथ एक्टिव हो जाएंगी प्राइमरी फॉलिकल, और एक्टिव होकर के अब अपन किस फेज में एंटर कर जाएंगे, प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें एफएसएच और एलएच की प्रेजेंस में देखिए, इनिशियली एफएसएच क्या करता था, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल को मैच्योर कौन करता है, एलएच हार्मोन। अब धीरे धीरे क्या होगा, एलएच मैच्योर कर देगा किसको, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से सेकेंडरी, टर्सरी से क्या स्टार्ट हो जाएगा, ईस्ट्रोजन। तो धीरे धीरे जो ईस्ट्रोजन का लेवल लो था अब बढ़ने लगेगा, ईस्ट्रोजन का लेवल लो हो बढ़ने लगेगा, उसकी वजह से एलएच का सिक्रीशन बढ़ जाएगा और एफएसएच का कम हो जाएगा, तो उधर ग्रेफिन फॉलिकल मैच्योर हो चुकी है। जब एलएच बढ़ने लगता है तो एलएच की वजह से कोलिजिनेज एंजाइम सीक्रेट होता है जो ब्रेक करने लगता है टिनका एल्बुमिन को, ग्रेनुलोसा सेल्स को, साथ में फ्लूइड भरने लगता है, तो एक प्रेशर पैदा होता है ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर, जिससे सेकेंडरी साइड बाहर आता है। दिस इज कॉल्ड ओवुलेशन। ये 14th डे हो गया। इस ओवुलेशन में बेसिकली अपन आंसर देते हैं एलएच सेल्स। एलएच का बढ़ना ही किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ओवुलेशन के लिए। अब एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन किसका लेवल बढ़ जाता है, ईस्ट्रोजन का। ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने से बॉडी टेम्परेचर फीमेल का 0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ने से अपन पता लगा सकते हैं इस दौरान फीमेल में ओवुलेशन होने वाला है, बट क्लिनिकली पता लगा सकते हैं, जनरली नहीं। जैसे मान लो कोई फीमेल है, अब उसमें से तुम्हारे पास कोई फीमेल खड़ी है, उसमें से सांसें गर्म आ रही हैं, अब तुम चिल्लाने लगे ओवुलेशन होने वाला है, पॉसिबल नहीं। वो तो एक प्रैक्टिकल वे में नहीं जाएंगे, अपन क्लिनिकल वे में बात करें। अब पॉसिबिलिटी ऑफ द फर्टिलाइजेशन कब है, देखिए ओवुलेशन के बाद 3 डेज या अपन 17 डेज तक मान के चलें। अब स्पर्म का लाइफ स्पैन भी 3 डेज होता है। मान लो ये स्पर्म आ गया कौन से दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने के बाद में 10, यहां पर 10, 11, 12, 13 इन दिनों में मान लीजिए स्पर्म आ गया, ये स्पर्म आ गया, तो स्पर्म का लाइफ स्पैन भी 3 डेज है। तो 10 डेज से लेकर के 14 डेज तक ये लिव रहेगा। इस दौरान ओवुलेशन हो गया तो पॉसिबिलिटी फर्टिलाइजेशन की है, इस समय हुआ पॉसिबिलिटी है। तो ये पीरियड देखिए, इस पीरियड को बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। ये वो पीरियड है जिसमें पॉसिबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन है। दिस पीरियड इज कॉल्ड फर्टाइल पीरियड, और बाकी पॉसिबल है ही नहीं। देखिए 10 डेज से पहले पॉसिबल नहीं, और इधर 17 डेज के बाद पॉसिबल नहीं।
तो ये 7 डे 10 to 7 डे ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ द फर्टिलाइजेशन इन बिटवीन 10 to 17 डेज। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो देखिए क्या हुआ होगा, धीरे धीरे इस 17 डे आते आते प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन स्टार्ट हो गया होगा, इससे ईस्ट्रोजन का लेवल कम होने लगा। बट ईस्ट्रोजन पहले ही सेंसिटिव बना चुका होता है एंडोमेट्रियम को, किसके लिए, प्रोजेस्टेरॉन के लिए। तो ओवरी से ईस्ट्रोजन निकल कर किस पे जाता है, एंडोमेट्रियम पर। बाद में प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम की हाइपरट्रॉफी करता है। तो दोनों हार्मोन बोथ कलेक्टिवली एक्ट ऑन द एंडोमेट्रियम एंड प्रोड्यूस हाइपरट्रॉफी। इसकी हाइपरट्रॉफी करते हैं, इसको मोटा करते हैं। तो मोटा करने में क्या क्या हुआ था, ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, ग्लैंड के अंदर सिक्रीशन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ग्लैंड के अंदर की जो सेल होती हैं वो क्यूबिकल से पहले सेल फ्लैट होती हैं, फिर क्यूबिकल होती हैं, क्यूबिकल सेल में सिक्रीशन बढ़ जाता है, बाद में कॉलमिनर होकर इनका निकल जाता है सिक्रीशन। तो जो यूट्राइन ग्लैंड है इनका सिक्रीशन कहलाता है यूटेराइन मिल्क, और ये मिल्क किसको नरिश करेगा, यदि इम्प्लांटेशन होता है किसका, ब्लास्ट में। देखिए ये लेक्चर आप देख पा रहे होंगे बहुत अपर लेवल का है, जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं वो जरूर इस लेक्चर को 2 या 3 बार रिपीट करके देखें, क्योंकि लाइव क्लासेस में क्या होता है आपको एक बार पढ़ने का मौका मिलता है, ये क्लासेस आपको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करके आप तक पहुंचाई जाती है। तो ध्यान रखिए, आप ऑनलाइन पढ़ाई जो करते हैं उसमें और इसमें बहुत फर्क है। इसमें आप कई बार रिपीट करके अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, वहां पर एक बार क्लास हुई और उसके बाद में वो क्लास चली जाती है। तो ध्यान रखना, जो अच्छे बच्चे हैं वाकई में एम्स में सिलेक्ट होना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, उनके लिए ये क्लासेस है। बिलो द लेवल वो बच्चे एकेडमिक पर फोकस करें, पहले 12th पास आउट हों, उसके बाद सिलेक्शन की कुछ बात सोच पाए। जैसा कि मैं अभी कह रहा था 17-18 डेज तक आते आते क्या हुआ था, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन हो गया तो कंटिन्यूअसली किसका मेंटेन रहना पड़ेगा, कॉर्पस ल्यूटियम क्या, क्योंकि उसे चाहिए प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन किसको मेंटेन करता है, यूट्राइन बैग को, मतलब प्रेगनेंसी को बनाए रखना है। और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो धीरे धीरे अब क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन तो बढ़ा हुआ है, अपन ने पहले भी कहा था, हार्मोन वाले केस में अपन ने पहले ही कहा था ये 40th डे है। 40th डे पे अपन ऐसा देख रहे थे इसमें, दिस इज द ईस्ट्रोजन, ये ईस्ट्रोजन लेवल, ईस्ट्रोजन का लेवल 40th डे बढ़ा हुआ है, ये 40th डे का डे ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक। और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ डाउन में था, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल का बढ़ा था, ये अपना प्रोजेस्टेरॉन है, दिस इज द प्रोजेस्टेरॉन एंड दिस वन इज द ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन ओव्यूलेशन के टाइम पे बढ़ता है, आफ्टर ओव्यूलेशन ये अपना कौन सा डे था, 24th डे। 24th डे आते आते प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो जाता है। ये हाई लेवल तब मेंटेन रहेगा जब प्रेगनेंसी होगी, प्रेगनेंसी नहीं हुई तो हाई लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन अब क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, LH को, LH इनहिबिट हो जाता है। LH कहां से निकल रहा था, एंटीपिट्यूटरी का हार्मोन है। अब LH इनहिबिट हुआ तो LH के इनहिबिट होने से क्या डीजेनरेट हो गई, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हुई तो किसका सीक्रेशन डिक्रीज हो गया, प्रोजेस्टेरॉन का। अब प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन डिक्रीज हुआ, ईस्ट्रोजन ऑलरेडी देखिए कम है, प्रोजेस्टेरॉन दोनों कम हो गए, ये आ गया 28 डे। 28 डे आते आते ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लो और साथ में FSLH तो लो हो ही गया था और FSH हो गया था 40th डे। चारों हार्मोन का लेवल लो हो गया, लो होने से यूट्रस के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट हो गए, उनकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से वासोकंस्ट्रिक्शन हुआ, स्पाइरल आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, ब्लड सप्लाई बंद हो गई और एंडोमेट्रियम के ब्रेक होने से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। एंड में आते आते ब्लीडिंग रिड्यूस हो गई, रिड्यूस होने के बाद में उसी एंड में आते आते क्या लेवल कम था, ईस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरॉन का, ये स्टार्ट करता है FSH और LH को इनिशिएट करता है। तो FSH LH इनिशिएट होने के बाद में वो काम करने लगते हैं प्राइमरी फॉलिकल को, सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल में ये अपन प्रोलिफेरेटिव फेज में आ जाते हैं, उनसे सीक्रेट होने लगता है ईस्ट्रोजन। और ईस्ट्रोजन का लेवल जब हाई हो जाता है
एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, तो उससे फीमेल का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। फीमेल में सेक्सुअल सेंसेशन ज्यादा होते हैं क्योंकि उसका सेक्स हार्मोन, प्रोटीन एनाबॉलिज्म को बढ़ाने वाला हार्मोन, रिप्रोडक्टिव को बढ़ाने वाला हार्मोन है फीमेल का। तो इस तरह से 40th डे आते आते ओव्यूलेशन भी हो गया और ईस्ट्रोजन का लेवल भी हाई हो गया, तो पॉसिबिलिटी ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स ज्यादा है। इसलिए फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी इन दोनों में ज्यादा है क्योंकि फीमेल सेक्सुअली ज्यादा एक्टिव। उसके बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो धीरे धीरे ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कंटिन्यूअस सीक्रेट करती है प्रोजेस्टेरोन को, तो प्रोजेस्टेरोन का जो हाई लेवल है वो इनहिबिट करता है एलएच को, एलएच इनहिबिट हो जाएगा तो फिर कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगी और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा। तो कुल मिला के बहुत सिंपल बात थी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन सी फेजेज में क्या क्या होता है। इसको आप 2 या 3 बार देखिए, इसका समझ में आता है, फिर अपन आगे बात करेंगे। अब इसमें अपन आगे जल्दी ही एक टेस्ट लेने वाले हैं। ओके।